Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों 30 साल मतलब पूरे 3 दशक का इंतजार क्या भारत के दो बड़े राज्यों के बीच में एक ऐसा समझौता हुआ है जो उत्तर भारत की पूरी वाटर पॉलिटिक्स को बदलने जा रहा है। जी हां, हाल ही में हरियाणा और राजस्थान के बीच में यमुना जल बंटवारे को लेकर एक ऐसा ऐतिहासिक MOU साइन हुआ है जिसने अचानक देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ऐतिहासिक MOU है ये दोस्तों। लेकिन रुकिए, इस वीडियो में सिर्फ एक सरकारी समझौते पर हम सूखी बातचीत नहीं करेंगे। आज बात इससे कहीं बड़ा रुख ले चुकी है। क्या यह समझौता भारत के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जीत है या फिर यह आने वाले समय में दिल्ली, UP, हरियाणा और राजस्थान के बीच छिड़ने वाले एक नए वाटर वॉर की शुरुआत है, ट्रेलर है। जब पूरी दुनिया पानी को 21वीं सदी का ब्लू ओरिजिन या ब्लू गोल्ड कह रही है, क्लाइमेट चेंज से नदियां सूख रही हैं और ग्राउंड वाटर सूखता जा रहा है, तब क्या सिर्फ कागज पर हुआ यह एक समझौता राजस्थान के सूखे की प्यास बुझा पाएगा या असली जमीनी और प्रशासनिक जंग का शुरू होना अभी बाकी है। आज के इस वीडियो में हम 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे यमुना का वो भूगोल जो इस विवाद की असली जड़ है, 1994 का वह समझौता जो 30 साल तक कागजों पर तो रहा लेकिन जमीन पर क्यों नहीं उतरा, हमारा संविधान और आर्टिकल 262 इस पर क्या कहता है और UPSC के दृष्टिकोण से यह मुद्दा आपके लिए समझना क्यों इतना जरूरी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपको कर देते हैं। जो बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 28 या 29 है तो वो हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस 27 जून से शुरू हो रहे हैं, मॉर्निंग बैचेस हैं ये, और ये हमारे सारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं। हमारे बैचेस की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर देख सकते हैं या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ बैचेस को परचेस करने से पहले आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों बात को शुरू करते हैं। ये मुद्दा क्या है दोस्तों, आखिर हुआ है क्या? सीधे पॉइंट पर बात करते हैं। दोनों राज्यों ने मिलकर एक पुराने विवाद को सुलझाने का दावा किया है, लेकिन समझना यह जरूरी है कि राजस्थान पिछले 30 सालों से चिल्ला रहा था कि हमें पानी नहीं मिल रहा, और क्या 1994 का हिस्सा उसे अब तक नहीं दिया गया था? जवाब है हिस्सा दिया गया था, कागज पर सब कुछ तय किया गया था, लेकिन यहां पर आपको एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सबक समझना होगा जो आम आदमी और एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। वाटर एलोकेशन यानी कि पानी का आवंटन और वाटर डिलीवरी यानी कि पानी का वितरण दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वाटर का आवंटन तो हुआ था पेपर पर, लेकिन जल का डिलीवरी नहीं हुआ था। मान लीजिए, इसको आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन आपके पास उसे निकालने का कोई जरिया नहीं है। राजस्थान के साथ भी यही हो रहा था। 1994 के समझौते में कागज पर यमुना का पानी राजस्थान को अलॉट हुआ था, लेकिन उस पानी को हरियाणा से राजस्थान के बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए ना तो कोई नहर थी, ना कोई बड़ी पाइपलाइन थी और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब इस नए समझौते में दोनों राज्यों ने इसी एक्सेस गैप को भरने के लिए सहमति जताई है, यानी यह सिर्फ पानी बांटने का समझौता नहीं है, यह पानी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए यानी वाटर डिलीवरी का समझौता हुआ है। और यही इस खबर की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे भाई कि दो राज्यों के बीच में पानी का समझौता हुआ है, इससे मेरा क्या लेना देना, मैं तो मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या पटना में रहता हूं। तो सुनिए, यूनाइटेड नेशंस की चेतावनी को याद रखिएगा, भविष्य के युद्ध तेल के लिए नहीं पानी के लिए लड़े जाएंगे। अब जरा भारत के इन दो आंकड़ों को देखिए जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। भारत में विश्व जनसंख्या का 18% हिस्सा रहता है, जबकि ताजा जल की उपलब्धता विश्व की केवल 4% है। यानी कि अगर आप देखें तो जलवायु परिवर्तन, भूजल संकट, शहरीकरण और बढ़ती मांग के कारण पहले से जो पानी कम है उस पर और ज्यादा दबाव आने वाला है। एक तरफ दुनिया की 18% आबादी, दूसरी तरफ केवल 4% साफ पानी, ऊपर से तेजी से बढ़ती हुई शहरीकरण, क्लाइमेट चेंज। आज देश के कई हिस्सों में बोरवेल हजारों फीट नीचे चले गए हैं। ऐसी स्थिति में पानी की हर एक बूंद
के तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा एक तरह से बन गई है दोस्तों। अब थोड़ा सा भूगोल को समझते हैं, क्योंकि बिना ज्योग्राफी के आप वाटर पॉलिटिक्स को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। देखिए, यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। लगभग 1376 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यह उत्तराखंड, फिर हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से जाकर मिलती है। अब बात करते हैं यमुना बेसिन की, जो कि लगभग 3.6 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। रिवर बेसिन, यानी जब हम यमुना बेसिन कहते हैं तो रिवर बेसिन का मतलब ये होता है दोस्तों कि वह पूरा इलाका कि जहां बारिश की बूंद अगर गिरेगी तो वो अंततः बहकर नदी में पहुंचेगी। अब खेल समझिए, नदी एक है लेकिन इसके दावेदार अनेक हैं। अगर ऊपरी राज्य जो अपर राइपरेरियन स्टेट हैं पानी रोक ले तो नीचे राज्यों में पानी नहीं पहुंचेगा, वो भूखे मरने लगेंगे। अगर किसी साल बारिश कम होती है तो कम पानी के लिए वे सब इसमें अपना हक मांगेंगे। यही वो बुनियादी सवाल है जिन्होंने यमुना को एक विवादित अखाड़ा बना दिया है। आज़ादी के बाद जैसे जैसे राज्यों की सीमाएं बदली, पानी के दावे भी बदलते बढ़ते चले गए। हरियाणा ने कहा कि हमें खेतों के लिए पानी चाहिए, दिल्ली ने कहा हमें करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने के लिए पीने का पानी चाहिए, यूपी ने कहा कि सबसे लंबा रास्ता ये हमारे यहाँ तय करती है इसलिए हक हमारा है, और राजस्थान ने कहा कि हम सबसे भूखे हैं भाई, हमारे पास पानी नहीं है, हमें बचाइए। दशकों के विवाद के बाद आखिरकार 12 मई 1994 को 5 राज्यों यानी कि हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल के मध्य अपर यमुना वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था। इसी के तहत अपर यमुना रिवर बोर्ड बनाया गया ताकि पानी की निगरानी हो सके। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, समझौता हो गया था पर डिलीवरी का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से राजस्थान 30 साल से प्यासा बैठा था। अब आते हैं उस कानूनी पहलू पर जो यूपीएससी के लिए कोर पॉलिटी है, उसको भी आप समझिएगा, क्योंकि ये कहां से आता है। जब नदियां राज्यों की सीमाएं नहीं मानती तो संविधान क्या कहता है, इसको देखिएगा। संविधान इसके लिए 3 चाबियां देता है। पहला है एंट्री 17 इन स्टेट लिस्ट, राज्य सूची का 17वां बिंदु। यह राज्यों को अपने क्षेत्र के भीतर पानी, सिंचाई और नहरों के प्रबंधन का अधिकार देती है। दूसरा है यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 56, जो कहता है कि संसद यानी कि केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि यदि कोई नदी इंटर स्टेट है तो राष्ट्रीय हित में उसका नियंत्रण संसद कर सकती है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 संसद को विशेष शक्ति देता है कि वह 2 राज्यों के बीच नदी जल विवादों के बंटवारे पर विशेष कानून बना सकती है। इसमें अदालतों के दखल पर यह अनुच्छेद रोक भी लगाता है। इसी के तहत इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बना था, जिसके तहत कावेरी, कृष्णा, रावी, ब्यास जैसे विवादों के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। लेकिन ट्रिब्यूनल्स के फैसले आने में भी दशकों लग जाते हैं। इस बार हरियाणा और राजस्थान आपस में लड़कर ट्रिब्यूनल जाने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाते हैं, और यहाँ पर एक तरीके से हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म की अवधारणा आती है, जहां राज्य आपस में बिना अदालती लड़ाई के मैच्योरिटी के साथ संसाधनों का मैनेजमेंट करते हैं। अब यहां पर एक कड़वा सच भी है जिसे समझिएगा कि क्या 1994 का फॉर्मूला आज के क्लाइमेट चेंज के दौर में टिक पाएगा। दोस्तों, आज ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मॉनसून अनिश्चित है, कभी सूखा पड़ता है, कभी अचानक बाढ़ आ जाती है। ऐसे में पानी को स्टोर करने की क्षमता हर किसी को बढ़ानी होगी, और इसीलिए अगर हम देखें तो हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक जुड़ जाता है बांध परियोजनाओं का। और इस पर बनी हुई 3 बांधों को बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए रट लीजिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जा सकते हैं। पहला है रेणुका जी बांध। रेणुका जी बांध जो है वो हिमाचल में गिरी नदी पर है, जो मुख्य रूप से दिल्ली के लिए पीने का पानी देता है। दूसरा है किसाऊ डैम यानी कि किसाऊ बांध। यह बांध जो है टोंस नदी पर है, बिजली और पानी के रेगुलेशन के लिए। तीसरा है लखवार बांध, और इन सब की लोकेशन आप मैप पर जरूर लोकेट कीजिएगा। लखवार बांध उत्तराखंड में यमुना नदी पर बनाया गया है, ऊपरी बेसिन के जल के प्रबंधन के लिए। लेकिन ध्यान रहे, बड़े बांधों से हिमालय का इकोसिस्टम भी तो प्रभावित होता है। इसीलिए आज की दुनिया में इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट की बात की जाती है, यानी नदी को सिर्फ पानी का पाइप मत समझिए, यह एक प्रकार से जिंदा इकोसिस्टम है।
तो दुनिया के इतिहास से सीखें तो हम देखेंगे दोस्तों, ऑपरेशन से सिंदूर से पहले तक सिंधु जल संधि 3 युद्धों के बावजूद भी टिकी रही, जो दिखाता है एक मजबूत फ्रेमवर्क था। भारत किस तरीके से एक बड़े भाई की भूमिका निभा रहा था। वहीं दूसरी ओर देखिए तो अफ्रीका में नील नदी का विवाद मिस्र और इथोपिया के बीच में लगातार चलता, यह संकट कभी खत्म ही नहीं होता। तो यमुना का पानी सिर्फ पानी नहीं है दोस्तों, इस समझौते से हमें यह समझना होगा कि क्या राजस्थान का संकट खत्म हो जाएगा। जवाब है नहीं, क्योंकि यमुना का पानी उसके लिए काफी नहीं होगा। राजस्थान को इसके साथ ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 21वीं सदी का असली संकट पानी की उपलब्धता नहीं बल्कि वाटर गवर्नेंस है, जल अभिशासन है। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए यहां पर बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं कहूं तो अंतर्राज्यीय मेंस के लिए, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद केवल कानूनी समस्या नहीं है बल्कि वे गहरे सामाजिक आर्थिक आयामों से जुड़े हैं। भारत में संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में इसका परीक्षण कीजिए। जीएस पेपर 2 में सहकारी संघवाद, अंतर्राज्यीय संबंध, संविधान की अनुसूचियां और उसके साथ साथ आर्टिकल 262 सब महत्वपूर्ण रूप से, और जीएस पेपर 3 में जल संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और विकास और राष्ट्रीय जल नीति, ये सब के सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जो बच्चे यूपीएससी से तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से आप नोट डाउन कीजिएगा। और अब आपकी बारी, आपको भी जवाब देना होगा दोस्तों। आपको जवाब देना चाहिए दोस्तों कि नदियां किसी राज्य का वोटर कार्ड नहीं होती, किसी राज्य का वोटर कार्ड देख करके नहीं बहती हैं, वे हमारे देश की साझी विरासत हैं। इस समझौते पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह से सभी राज्यों को मिल बैठकर आपस में नदी जल के बंटवारे पर बात करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय अवश्य शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वो यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.